हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सरकारी कंपास। आज मैं आप सभी के लिए बहुत इंटरेस्टिंग जॉब वैकेंसी लेकर आई हूँ जो कि डायरेक्टली आ रही है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। अगर हम इसमें स्टाइपेंड की बात करें तो स्टाइपेंड 1.5 लाख रुपीज़ है। और जॉब लोकेशन की बात करें तो जॉब लोकेशन आपकी मुंबई रहने वाली है, जो कि काफ़ी लोगों की ड्रीम जॉब लोकेशन होती है। और अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी काफ़ी वाइड रखा गया है। काफ़ी स्ट्रीम के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएट्स पोस्ट ग्रेजुएट सभी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस नोटिफिकेशन को डिटेल में देख लेते हैं एक बारी। तो सबसे पहले तो आरबीआई ने टोटल 12 पोस्ट रिलीज़ करी है। काफ़ी डिफरेंट जॉब वैकेंसीज इसमें आरबीआई ने रिलीज़ करी है। तो हम इसका डिटेल में सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो कि आप एलिजिबल हो भी या नहीं हो। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो 21 ईयर्स से 30 ईयर्स तक की एज वाले अप्लाई कर सकते हैं, और जो आपकी डेट काउंट होगी वो आपकी 6 जुलाई 2026 काउंट होगी। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कि आपकी कौन सी ग्रेजुएशन डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इसमें एप्लीकेबल है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यंग प्रोफेशनल फॉर साइबर सिक्योरिटी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिस्क। तो इसमें जो आपसे एसेंशियल डिग्री मांगी गई है वो आपसे मांगी गई है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन साइबर सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, कंप्यूटर साइंस, आईटी, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एनी रिलेटेड डिसिप्लिन। तो ये एसेंशियल है। एसेंशियल मतलब आपके पास ये होनी चाहिए अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। डिज़ायरेबल का मतलब है कि आपके पास हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो डिज़ायरेबल में ये नहीं है कि आपके पास होनी ही चाहिए, बट एसेंशियल वाले में आपके पास ये डिग्री होनी चाहिए। तो डिज़ायरेबल देख लेते हैं एक बारी। स्ट्रॉन्ग एकेडमिक बैकग्राउंड होना चाहिए विद एनालिटिकल एंड रिसर्च कैपेबिलिटीज़। कैंडिडेट पोजेसिंग सर्टिफिकेशन, अगर आपके पास ये सारी सर्टिफिकेशन है CISSP, CISM, तो ये एक थोड़ा सा आपके लिए एज हो जाता है बाकी कॉम्पिटिटर से। और प्रोफिशेंसी होनी चाहिए डेटा एनालिसिस, रिपोर्ट राइटिंग, प्रेजेंटेशन प्रिपरेशन, और या फिर आपने कोई पब्लिश रिसर्च पेपर पब्लिश किया हो लीडिंग IT, साइबर सिक्योरिटी, पब्लिक पॉलिसी जर्नल्स। ठीक है, ये तो हो गई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बाद। अगर हम डिज़ायरेबल वर्क एक्सपीरियंस देखें तो अगेन डिज़ायरेबल मांगा गया है, वर्क एक्सपीरियंस होना ज़रूरी नहीं है। तो इन सब चीज़ों में आपका अगर एक्सपीरियंस है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो अगर आपके पास ये वाली डिग्री है तो। ओके, तो ये सारी आप अपने आप पढ़ लेना कि वर्क एक्सपीरियंस क्या क्या मांगा गया है। इसका मैं आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। जॉब प्रोफाइल की बात करें तो सबसे अच्छी बात है कि उन्होंने ना जॉब प्रोफाइल मेंशन कर दी गई है कि आपको पता चले कि ये काम रहेगा आपका, तो आप इस जॉब में इंटरेस्टेड एक्चुअली हो भी या नहीं हो। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि उन्होंने जॉब प्रोफाइल मेंशन की हुई है। तो जॉब प्रोफाइल देख लेते हैं एक बार इसकी कि आपको क्या क्या करना होगा। तो सबसे पहले है कंडक्ट पॉलिसी रिसर्च। आपको रिसर्च करनी होगी, आपको असिस्ट करना होगा इन ड्राफ्टिंग डिस्कशन पेपर, फ्रेमवर्क डॉक्यूमेंट्स। फिर आपको एनालाइज करना होगा कोई भी साइबर इंसिडेंट या फिर कोई इंटेलिजेंट ट्रेंड्स में थ्रेट है, ग्लोबल रेगुलेटरी डेवलपमेंट्स। और आपको सपोर्ट करना होगा प्रोजेक्ट्स इन्वॉल्विंग AI और ML, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सारी आपकी जॉब प्रोफाइल देगी। और जॉब लोकेशन तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता ही दिया था। जॉब लोकेशन आपका हर पोस्ट के लिए मुंबई है। ओके, देन चलते हैं सेकंड पोस्ट पे। सेकंड पोजीशन जो है वो है आपकी पॉलिसी एनालिटिक्स में। तो इसके लिए क्या मांगा गया है, BE, BTech, ME, MTech इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी, या फिर आपके पास मास्टर डिग्री है इन स्टैटिस्टिक्स या डेटा साइंस, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। डिज़ायरेबल आप अपने पढ़ लीजिएगा कि ये डिज़ायरेबल है। अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, आपको एक एज मिल जाता है बाकी एप्लीकेंट से। अदरवाइज़ अगर नहीं है तो भी आप इसके लिए अप्लाई तो कर ही सकते हैं। फिर डिज़ायरेबल वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है, अगर है तो वेल एंड गुड अगेन। फिर जॉब प्रोफाइल मेंशन की गई है यहाँ पे। जॉब प्रोफाइल आप पढ़ लीजिएगा कि क्या जॉब प्रोफाइल है। फिर जॉब लोकेशन अगेन आपकी मुंबई रहने वाली है। देन थर्ड वैकेंसी देख लेते हैं। थर्ड क्या है, क्लाइमेट चेंज रिस्क एंड सस्टेनेबल फाइनेंस। इसके लिए क्या मांगा गया है, मास्टर डिग्री या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री विथ स्ट्रॉन्ग एकेडमिक परफॉर्मेंस। तो आपको मास्टर डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री किस चीज़ में चाहिए, क्लाइमेट चेंज स्टडीज़ में, एनवायरमेंटल साइंस में, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट में, क्लाइमेट फाइनेंस, इनमें से कोई भी एक होनी चाहिए, सारी नहीं, एक होनी चाहिए। सस्टेनेबल स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, बैंकिंग एंड फाइनेंस, स्टैटिस्टिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, डेटा साइंस, एनालिटिक्स,
पब्लिक पॉलिसी, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, क्वालिटेटिव डिसिप्लिन रिलेटेड टू रिस्क असेसमेंट। तो देखो काफ़ी वाइड दे रखा है इन्होंने। मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना कि एजुकेशन जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसमें मांगी गई है वो काफ़ी वाइड है, तो इसमें काफ़ी बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। देन कम्स डिज़ायरेबल, और उसके बाद आपकी वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है। एंड देन जॉब प्रोफाइल इन ब्रीफ, ये आपको बता रखा है कि आपको क्या क्या काम यहाँ पे करना रहेगा, ठीक है। एंड अगेन आपकी जॉब लोकेशन क्या रहेगी, मुंबई। देन बात कर लेते हैं फोर्थ वैकेंसी की, जो कि है क्रेडिट रिस्क एनालिटिक्स एंड रेगुलेटरी पॉलिसी। इसमें क्या मांगा गया है आपसे, मास्टर डिग्री या फिर आपके पास डिग्री है इकोनॉमिक्स में, इकोनोमेट्रिक्स, स्टैटिस्टिक्स, फाइनेंस, मैथमेटिक्स, डेटा साइंस, फाइनेंशियल इंजीनियरिंग और रिलेटेड क्वांटिटेटिव डिसिप्लिन्स। डिज़ायरेबल भी आपसे मांगा गया है, मतलब अगर आपके पास है तो ठीक है, अगर आपके पास नहीं भी है तो भी इट्स फाइन, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज़ PhD इन फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स और रिलेटिव क्वांटिटेटिव फील्ड। ये सब आप पढ़ लीजिएगा डिज़ायरेबल में क्या है। फिर डिज़ायरेबल वर्क एक्सपीरियंस है, अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो आप वो मेंशन कर सकते हैं। देन जॉब प्रोफाइल बता दी गई है आपको, और जॉब लोकेशन। देन नेक्स्ट बात कर लेते हैं यंग प्रोफेशनल फॉर पेमेंट इकोसिस्टम। तो इसमें क्या एसेंशियल मांगा गया है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, फाइनेंस, कॉमर्स, पब्लिक पॉलिसी, डेटा साइंस। या फिर अगर आपके पास नहीं है तो आप BE, BTech, ME, MTech बैकग्राउंड से हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके पास ये दोनों ही नहीं है, अगर आप चार्टेड अकाउंटेंट है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो कितना वाइड कैटेगरी इन्होंने रखा है। अगर इन तीनों में से अगर आपके पास ये नहीं है तो ये सेकंड वाला ऑप्शन, अगर आपके पास सेकंड ऑप्शन नहीं है तो थर्ड ऑप्शन। इन तीनों में से आपके पास एक होनी चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। देन अगेन डिज़ायरेबल वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है, अगर आपके पास है तो आप वो मेंशन कर देना अपने रिज्यूमे में। और उसके बाद जॉब प्रोफाइल आपको बता दी गई है, और जॉब लोकेशन आपकी मुंबई रहेगी। देन बात कर लेते हैं सिक्स्थ की, जो कि है आपकी पॉलिसी एंड रिसर्च इन डोमेस्टिक एंड क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम से रिलेटेड। यहाँ पे एसेंशियल मांगा गया है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, फाइनेंस, कॉमर्स, पब्लिक पॉलिसी, डेटा साइंस। आई गेस इन दोनों में ना सेम ही है, फिफ्थ के लिए और सिक्स्थ के लिए सेम एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो यहाँ पे आप ये चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप दोनों में अप्लाई करना चाहें तो आप दोनों में भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने नोटिफिकेशन में डिटेल मेंशन किया हुआ है, ये मैं आपको आगे दिखा दूँगी कि आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते, लेकिन मैंने पूरी नोटिफिकेशन पढ़ी है तो मैं आपको बता रही हूँ कि आप दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। वो आपको कैसे अप्लाई करना है उसके लिए पूरी एंड तक वीडियो ज़रूर देखना, ताकि आपको पता चले कि आपको अप्लाई कैसे करना है, आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो, इसलिए एंड तक वीडियो को ज़रूर देखना। वो मैं आपको आगे बताऊँगी कि कैसे आपको अप्लाई करना है, ठीक है। फिर डिज़ायरेबल वर्क एक्सपीरियंस है इसमें, देन जॉब प्रोफाइल और जॉब लोकेशन यहाँ पे भी मुंबई रहेगी। देन सेवन्थ देख लेते हैं। सेवन्थ में है पॉलिसी एंड रिसर्च, DEPR। तो यहाँ पे एसेंशियल क्या मांगा गया है, मास्टर डिग्री या फिर PhD होनी चाहिए इकोनॉमिक्स में, ऑफ विच एटलीस्ट वन कोर्स पेपर मस्ट बी इन ईदर मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और इकोनोमेट्रिक्स ड्यूरिंग द मास्टर प्रोग्राम। तो इसका मतलब क्या है, ऑफ विच एटलीस्ट वन कोर्स पेपर। तो आपके पास अगर मास्टर डिग्री है इकोनॉमिक्स में या फिर आपने PhD कर रखा है इकोनॉमिक्स में, तो आपको उसमें से एक जो सब्जेक्ट होना चाहिए ना, वो मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स या फिर इकोनोमेट्रिक्स ज़रूर होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ओके, देन डिज़ायरेबल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, जॉब प्रोफाइल एंड जॉब लोकेशन मुंबई। देन आपकी 8th पोस्ट जो है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड, जो कि आजकल बहुत ही न्यूज़ में चल ही रहा है, आपको पता ही होगा आप सबको। तो इसके लिए क्या एसेंशियल मांगा गया है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या फिर टेक्निकल प्रोफेशनल डिग्री इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इन कंप्यूटर साइंस और इन पब्लिक पॉलिसी और इन डेटा साइंस और इन एनी रिलेटेड डिसिप्लिन। अगर आपके पास है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। जॉब लोकेशन आपकी रहेगी मुंबई। देन 9th पोस्ट आ रही है क्वांटम टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। इसके लिए क्या मांगा गया है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या फिर कोई टेक्निकल या प्रोफेशनल डिग्री इन क्वांटम कंप्यूटिंग और फिज़िक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, टेक्नोलॉजी पॉलिसी। ओके, और यहाँ पे जॉब लोकेशन क्या रहेगी, मुंबई। देन योर 10th पोस्ट इज़ रिलेटेड टू डेटा एनालिसिस। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, पोस्ट ग्रेजुएशन इन स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स एज ए सब्जेक्ट्स। अगर आपके पास इकोनॉमिक्स है तो उसमें आपका इकोनोमेट्रिक्स एज सब्जेक्ट ज़रूर होना चाहिए, ये ज़रूर ध्यान कर लीजिएगा। ओके, एंड डिज़ायरेबल अगर आपके पास CFA या FRM है तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, अगर नहीं है तो भी आप इसके लिए अप्लाई तो कर ही सकते हैं।
जॉब लोकेशन क्या रहेगी आपकी, मुंबई। देन 12th पोस्ट इज़ रिलेटेड टू डेटा एनालिटिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च। इसमें आपके लिए मांगा गया है BE, BTech, ME, MTech और एनी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स और डेटा एनालिटिक्स विद नॉलेज ऑफ बेसिक स्टैटिस्टिकल टूल्स। आपकी मतलब बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, नेसेसरी नहीं है बट हाँ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए आपको इन सारे टूल्स की। ओके, देन जॉब लोकेशन मुंबई रहेगी। तो ये सारी हमारी पोस्ट थी, दैट इज़ 12 पोस्ट इसमें निकाली गई हैं। और आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो देख ही लिया होगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लिया होगा कि कितना वाइड दे रखा है इन्होंने। तो इसको ज़रूर अप्लाई कीजिएगा अगर आप इनमें से किसी भी जॉब वैकेंसी के लिए पर्टिकुलर पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। ओके, नाउ अब हम बात कर लेते हैं कि इसका क्या नेचर ऑफ एंगेजमेंट, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या रहेंगी, कितने टाइम के लिए आपको अपॉइंट किया जा रहा है, क्या आपका स्टाइपेंड रहेगा, वो हम एक बार डिटेल में देख लेते हैं। तो जो आपका नेचर ऑफ एंगेजमेंट होगा वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होगा, लिमिटेड पीरियड के लिए। लिमिटेड पीरियड कितना है वो अभी हम नीचे देखेंगे, इन्होंने वो भी मेंशन किया हुआ है, ठीक है। देन आपका जो प्लेस ऑफ एंगेजमेंट होगा, कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता ही दिया था कि आपका मुंबई रहेगा। और जो आपका इसमें ना इन्होंने जॉइनिंग डेट भी आपको बता दी है कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको जो जॉइनिंग डेट रहेगी वो आपकी अराउंड अगस्त या अक्टूबर में रहेगी, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। लाइक आप अब जून तो चल ही रहा है, जुलाई अगस्त आपकी विद इन 2 मंथ्स में आपकी जॉइनिंग हो जाएगी, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। ओके, देन टेन्योर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, आपका कितने साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, तो इनिशियली आपका 3 साल तक रहेगा, लेकिन इन्होंने लिख रखा है कि एक्सटेंड हो सकता है अगर आपकी परफॉर्मेंस वगैरह अच्छी रही तो ये 5 साल तक एक्सटेंड हो सकता है। तो ओवरऑल आपका 5 साल तक रहेगा और इनिशियली आपका 3 साल तक रहेगा। ओके, लेकिन ये जो डिसीजन है ये बैंक का रहेगा। देन आ जाते हैं नोटिस पीरियड पे। तो नोटिस पीरियड इसमें आपको देना पड़ता है 3 महीने का बाय ईदर पार्टी। अगर आपको RBI निकाल रही है तो RBI आपको 3 महीने का नोटिस देगी पहले, या अगर आप खुद निकलना चाहते हो तो आपको 3 महीने का नोटिस देना पड़ेगा। नोटिस पीरियड जिन लोगों को नहीं पता, नोटिस पीरियड का मतलब होता है कि आप कंपनी को बेसिकली RBI को बता रहे हो कि अब मैं जाना चाहता हूँ यहाँ से। तो वो नोटिस पीरियड इसलिए मांगते हैं ताकि आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स या फाइल्स हों वो आप उनको दे के जाएँ, उनको जो भी न्यू पर्सन आ रहा है उसको बताते जाएँ। तो इसलिए नोटिस पीरियड ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। और इसमें एक और लाइन लिखी हुई है कि अगर आपका फर्स्ट 6 मंथ्स में आपको छोड़ना है तो इस केस में आपको कोई भी नोटिस पीरियड देने की ज़रूरत नहीं है। तो किस पीरियड में आपको देने की बेसिकली ज़रूरत है नोटिस पीरियड, अगर आपको 6 महीने हो जाते हैं, 6 महीने से ज़्यादा हो जाते हैं तो आपको ये 3 महीने का नोटिस देना पड़ेगा दोनों को, ईदर पार्टी, मतलब आपको भी और RBI को भी। अगर 6 महीने से पहले आप छोड़ रहे हैं तो कोई नोटिस पीरियड देने की ज़रूरत नहीं है, ये इसमें स्पेसिफिकली मेंशन किया गया, ठीक है। वर्किंग आवर्स जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, तो वर्किंग आवर्स क्या रहेंगे आपके, वर्किंग आवर्स आपके रेगुलर वर्किंग आवर्स की तरह रहेंगे। एंड इसमें जो आपको छुट्टी दी जाएगी वो आपको 15 डेज़ की दी जाएगी इन अ कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर का मतलब है आपका जनवरी से दिसंबर तक काउंट होगा। तो इसमें आप 15 डेज़ की लीव अवेल कर सकते हो अगर आप चाहो। और इसमें ये भी स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि आपकी ये जो लीव्स हैं कि कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी नेक्स्ट ईयर में। यूजुअली क्या होता है कंपनीज़ में कि आपकी कैरी फॉरवर्ड हो जाती है अगर आप वो 15 डेज़ की लीव अवेल नहीं करते। फॉर एग्जांपल आपने 10 डेज़ की लीव ली तो आप 5 दिन की लीव बाकी नेक्स्ट ईयर में ले सकते हो, पर इसमें ऐसा नहीं है। आपको 15 डेज़ की अगर चाहिए, अगर आप पूरी अवेल करना चाहते हो तो पूरी अवेल उसी कैलेंडर ईयर में ही करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। फिर इसमें इन्होंने बताया कि अगर आपका अब कुछ लोग सोच रहे होंगे 15 डेज़ तो बहुत कम है, अगर 15 डेज़ से हमें ज़्यादा लेनी है तो आप 15 डेज़ से ज़्यादा ले सकते हो, पर उस केस में आपको पेमेंट नहीं मिलेगी उस छुट्टी की। यहाँ पे तो आपको पेमेंट मिलेगी इन 15 डेज़ के लिए, लेकिन अगर आपको उससे ज़्यादा लेनी है तो आपको कोई भी पेमेंट नहीं मिलेगी उस पर्टिकुलर छुट्टी की, ठीक है। और अगर आपने 8 दिन से ज़्यादा या फिर 8 दिन तक लीव ली है बिना किसी वैलिड रीज़न के, अगर आपने वैलिड रीज़न बताया है और आपकी अप्रूव हो गई है छुट्टी तो बात अलग है, लेकिन आप बिना बताए 8 दिन से ज़्यादा अगर आप छुट्टी ले रहे हैं या 8 दिन की ले रहे हैं तो आपका ये टर्मिनेट भी कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट। तो ये इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो 15 डेज़ की टोटल आपको लीव मिल रही है, इससे ज़्यादा अगर आप लेंगे तो आपकी छुट्टी के पैसे कटेंगे। और आप 8 दिन से ज़्यादा बिना बताए अगर लीव ले रहे हो या फिर 8 दिन के लिए ले रहे हो तो आपका ये टर्मिनेट भी कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हैं मतलब, ठीक है।
देन इसमें मंथली रेम्यूनरेशन, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था 1.5 लाख, विच इज़ अ वेरी गुड अमाउंट। तो ये भी आपको वहाँ पे 1.5 लाख का स्टाइपेंड मिल रहा है, लेकिन इसमें कोई भी अदर अलाउंसेस नहीं होंगे। 1.5 लाख में आपका सब कुछ इंक्लूड होगा, DA HR सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है, आपको अलग से इसमें कुछ नहीं दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी इन्होंने मेंशन किया हुआ है रेजिडेंशियल अकोमोडेशन में कि बैंक कोई आपको अलग से रेजिडेंशियल अकोमोडेशन नहीं प्रोवाइड करेगा, आपको अपने 1.5 लाख में से या जैसे भी आपको मैनेज करना है आप वैसे मैनेज कर सकते हैं। देन परफॉर्मेंस रिव्यू की बात कर लें तो परफॉर्मेंस रिव्यू आपका एनुअल बेसिस पे रिव्यू किया जाएगा कि आपकी कैसी परफॉर्मेंस रही है, या फिर आपका अगर पीरियड ऑफ एंगेजमेंट के ख़त्म होने से पहले किया जाएगा, विच एवर इज़ अर्लियर। ओके, देन डिस्पेंसरी, अगर आपको कोई भी इमरजेंसी डिस्पेंसरी फैसिलिटी लेनी है तो आप वो विद इन ऑफिस प्रीमाइसेस के अंदर ले सकते हो। नो अदर क्लेम और बेनिफिट, जैसे मैंने आपको बताई है कि आपको कोई भी क्लेम और बेनिफिट नहीं मिलेगा। 1.5 लाख मीन्स 1.5 लाख। एंड इसमें एक और चीज़ जो इन्होंने मेंशन किया है वो है कि गॉड फॉरबिड अगर आपकी डेथ हो जाती है, इंजरी हो जाती है या इलनेस हो जाता है, यू आर नॉट एलिजिबल और योर लीगल हायर इज़ नॉट एलिजिबल टू टेक एनी कंपनसेशन फ्रॉम RBI, वो इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है यहाँ पे। देन कोड ऑफ कंडक्ट तो नॉर्मली आपको पता ही है कि अच्छा रखना होता है। देन मेडिकल फिटनेस एंड पुलिस वेरिफिकेशन, इसमें यहाँ पे इन्होंने बोला है कि आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस देना है एंड सेटिस्फैक्ट्री पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट देना है कि आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है, मेडिकल फिटनेस बहुत आराम से आप किसी भी डॉक्टर के पास जाओगे तो आप अपना मेडिकल फिटनेस का टेस्ट करा सकते हो और वहाँ पे आपको वो सर्टिफिकेट मिल जाता है, तो कोई इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। देन लास्ट स्टेप इज़ एप्लीकेशन प्रोसेस एंड जनरल इन्फॉर्मेशन, अगर आप एलिजिबल हो तो आपको अप्लाई कैसे करना है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस पूरी नोटिफिकेशन का। तो यहाँ पे आपको ना इन्होंने अपनी email ID दे रखी है, तो आपको यहाँ पे ईमेल करना है इस ID पे, दैट इज़ yphrmdco@rbi.org.in। ठीक है, और उसमें आपको क्या क्या लगाना है, मतलब आपको क्या क्या बताना है वो पढ़ लेते हैं एक बारी। तो आपको एनेक्सर 4 में इन्होंने एक वो दे रखा है, एप्लीकेशन फॉर्मेट दे रखा है, आपको वो उसको PDF फॉर्मेट में कन्वर्ट करके इन्हें सबमिट करना है। अलॉन्ग विद दैट आपको ये 5 चीज़ें और इन्हें सबमिट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एनेक्सर 4 नहीं, इट्स 6, एनेक्सर 6। तो हम एक बार एनेक्सर 6 देख लेते हैं। यस, तो ये रहा एनेक्सर 6। तो एनेक्सर 6 में आपको इसको पूरे को फिल करके ना PDF फॉर्मेट में ईमेल में अटैच करना है एंड मेक श्योर कि ये सिर्फ PDF फॉर्मेट में हो। इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि किसी भी और फॉर्मेट में अगर आपका होगा तो ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ओके, तो यहाँ पे बहुत नॉर्मल सा इन्होंने डिटेल्स मांगी हैं, जो भी आप पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो वो पोस्ट आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे। एडवर्टाइजमेंट नंबर एंड डेट ये आपके बिल्कुल स्टार्टिंग में दे रखे हैं, वो मेंशन कर देना। देन एप्लीकेंट डिटेल्स, ये सब तो नॉर्मल है, नेम, डेट, जेंडर, नेशनैलिटी, फादर मदर्स नेम, मैरिटल स्टेटस, स्पाउस, परमानेंट एड्रेस, ये सब नॉर्मल डिटेल्स हैं आपकी, ये आप फिल कर दोगे। एंड कोई भी अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस है तो वो मेंशन कर दोगे। अगर आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप नॉट एप्लीकेबल मेंशन कर सकते हो यहाँ पे। देन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ओके, तो ये सारा आपको पूरा फिल करना है। और यहाँ पे डिक्लेरेशन भी ज़रूर से फिल कर दीजिएगा, जो भी आपका नाम है, और यहाँ पे अपनी फ़ोटो पेस्ट कर देना। यहाँ पे सिग्नेचर, नेम ऑफ एप्लीकेंट, प्लेस, डेट, ये सब मेंशन कर देना। ओके, तो ये तो आपको पूरा फिल करना ही है। उसके साथ साथ आपको ये 5 चीज़ें भी करनी है, दैट इज़ करिकुलम वाइटे। करिकुलम वाइटे इज़ नथिंग एल्स बट योर रिज्यूमे। तो आप अपना रिज्यूमे बना लेना। रिज्यूमे में आप अपनी बेसिक चीज़ें डाल सकते हो, जैसे आप नेम वगैरह तो डालते ही हो। फिर आप अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस अगर आपका कोई है, या फिर आपने कोई इंटर्नशिप करी हुई है, कोई प्रोजेक्ट किया हुआ है, वो सब आप इसमें ज़रूर मेंशन कीजिएगा, ताकि आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएँ। ओके, देन उसके बाद एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट, मतलब आपको डिग्री सर्टिफिकेट यहाँ पे अपने वो डालने हैं। देन स्टेटमेंट ऑफ इंटरेस्ट, किस पोस्ट में आप इंटरेस्टेड हो, सैम्पल ऑफ एकेडमिक और पॉलिसी राइटिंग, एंड अ रेफरेंस और रिकमेंडेशन लेटर फ्रॉम अ प्रोफेशनल रेफरी। ओके, देन आपकी जो सब्जेक्ट लाइन रहेगी ईमेल की वो ये होनी चाहिए, मतलब आप कुछ और नहीं डाल सकते। आपको ईमेल की सब्जेक्ट लाइन भी यही डालनी है जो इन्होंने लिखी हुई है, दैट इज़ YP एप्लीकेशन। YP मतलब यंग प्रोफेशनल एप्लीकेशन। पोस्ट कोड नहीं लिखना आपको। पोस्ट कोड का मतलब है कि जो भी आपका पोस्ट कोड, जिस भी आप
पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो उसका पोस्ट कोड डालना है, वहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर स्टार्टिंग में अगर आप लिखोगे, ठीक है, और आपका नाम। एंड इन्होंने साइज़ भी बता रखा है पीडीएफ का, जो आपका साइज़ रहेगा वो टोटल 5 MB का रहेगा, 5 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अभी मैं आपको बोल रही थी ना पीडीएफ के अलावा कोई भी फाइल फॉर्मेट नहीं होना चाहिए, तो इन्होंने लिखा हुआ है कि मे बी ब्लॉक बाय द बैंक आई मे नॉट रीच द मेल बॉक्स। तो ये ध्यान रखिएगा कि पीडीएफ में ही आप अटैच करके भेज रहे हो। उसके बाद इन्होंने लिखा हुआ है कि जो बॉडी ऑफ ईमेल है वो आप एक क्या 2 लाइन में मेंशन कर सकते हो। आप 1-2 लाइन में क्या लिख सकते हो, आपका नाम वगैरह, आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड वाई डू यू वांट टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। तो आप ये छोटी 1-2 लाइन में मेंशन कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको बता रही थी ना स्टार्टिंग में कि आप मल्टीपल पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो अगर आप एलिजिबल हो तो इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि यू कैन अप्लाई फॉर मल्टीपल पोस्ट, लेकिन आपको उसके लिए सेपरेट ईमेल सेंड करनी है हर पोस्ट के लिए जिसके लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल आप 3 के लिए एलिजिबल हो और आपको 3 के लिए अप्लाई करना है, तो आप 3 अलग अलग ईमेल सेंड करोगे। सब चीज़ें वैसे ही जैसे मैंने आपको बताई है पीडीएफ फॉर्मेट में, ये सब करके आपको 3 अलग ईमेल भेजनी है, ठीक है। और बैंक इसमें कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता अगर आपकी ईमेल डिलीवर नहीं हुई है किसी भी रीज़न की वजह से, तो बैंक की इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है। एंड जो लास्ट डेट, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन रिसीव करने की, दैट इज़ 6 जुलाई 2026। 6 जुलाई से पहले इनको ईमेल कर दीजिएगा, इसके बाद ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ओके। देन ऑल्सो ईमेल के अलावा ये किसी भी और मोड ऑफ एप्लीकेशन में आपकी एक्सेप्ट नहीं करेंगे एप्लीकेशन को, और कोई आप प्रिंट आउट भी निकाल के अगर आप इनको भेजोगे तो वो भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। और ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि लास्ट डेट ऑफ सबमिशन से पहले आप भेजोगे तो ही आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका मीट होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो गया। इसमें आपका पहले प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग होगी, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा एंड उसके बाद आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो इस चीज़ का भी ज़रूर से ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका एलिजिबिलिटी से मतलब ये नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपका पहले ये प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग करेंगे, इसका मतलब बस ये है कि आपके एप्लीकेशन को देखेंगे, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगे कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं वो करेक्ट है या नहीं है, और उसके बाद आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो जाएगा। और जो इंटरव्यू होगा वो भी आपको ये थ्रू ईमेल आपसे कांटेक्ट करेंगे, कोई कॉल वगैरह नहीं आएगा, ईमेल के थ्रू ही आपका इंटरव्यू शेड्यूल होगा। तो ईमेल अपनी चेक करते रहिएगा ताकि आपसे मिस ना हो। सो ये थी ओवरऑल नोटिफिकेशन। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, और ऐसी ही और जॉब नोटिफिकेशंस के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा मेरे चैनल को। और कोई भी डाउट हो आपको तो कमेंट बॉक्स में तो आप पूछ ही सकते हैं, और ऐसी ही और नोटिफिकेशन जानने के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। थैंक यू, बाय बाय।